कि कल जो स्टेट रिप्रेशन झारखंड में जो स्टूडेंट संघर्ष कर रहे हैं अपने परीक्षा में हुए मैसिव करप्शन के बाद उन परीक्षाओं को रद्द करके री एग्ज़ाम की मांग को लेकर के वहाँ पे जिस तरीके का वायलेंस हम लोगों ने देखा, स्टेट रिप्रेशन हम लोगों ने देखा, उसमें बहुत सारे आइसा के एक्टिविस्ट सदर अस्पताल में भर्ती हुए रात में, बहुत सारे लोगों को चोटें आई, कॉमन स्टूडेंट्स को, प्रोटेस्टर्स को चोटें आई। तो उन स्टूडेंट्स के संघर्ष में एक बार फिर सॉलिडारिटी और जो ये दमन झारखंड सरकार और पुलिस ने स्टूडेंट्स के ऊपर किया है उसको हम यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कंडेम करना चाहेंगे। किसी भी तरीके का वायलेंस उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो पीसफुली अपनी मांगे रेज कर रहे थे जस्टिफाइड नहीं है। और अगर कोई भी सरकार इस दमन को अंजाम देती है आवाज़ों को शांत करने के लिए, प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए, तो वो स्टूडेंट मूवमेंट उसको कंडेम करेगा और किसी भी तरीके से उसके साथ खड़ा नहीं होगा। हम फिर एक बार रेटरेट करते हैं कि JSSC CGL की जो परीक्षा में भारी मिसमैनेजमेंट हुआ है उसको रद्द किया जाए और उसकी जगह एक नया शेड्यूल बनाया जाए। ये सही बात है कि एक ट्रिकी सिचुएशन है क्योंकि उसमें भर्तियां हो गई हैं, लेकिन ये जो करप्शन हुआ है उसको एड्रेस करना भी अकाउंटेबिलिटी का एक हिस्सा है। और उसके साथ साथ TDPL जैसे जो प्राइवेट एजेंसीज हैं जो इन एग्ज़ाम्स को करवाती हैं और फिर हर साल इस तरीके का मैसिव मिसमैनेजमेंट हम इन एग्ज़ाम्स में देखते हैं, उनका शिक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप पूरी तरीके से बंद होना होगा। ये डिमांड्स अभी भी हैं जो मानी नहीं गई हैं, इनके साथ हम सॉलिडारिटी एक्सटेंड करते हैं। बंगाल में जो टीचर्स का मूवमेंट, SSC टीचर्स का मूवमेंट चल रहा है जिसके लिए बहुत सारे टीचर्स संघर्ष एक लंबे समय से कर रहे हैं, उन टीचर्स के संघर्ष के साथ सॉलिडारिटी हम यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से देना चाहते हैं। और इसके बाद आगे अगर हम चलते हैं यहाँ पे बंगाल में आने का और ये जो एक जेनजी राइजिंग टूर हम लोगों ने कैंपेन के बतौर लिया है उसका पर्पस ये है कि जो पॉसिबिलिटी जंतर मंतर और देश भर में जो आंदोलन चला धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के, उसने जब एक विक्ट्री रजिस्टर की, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, उसके बाद जो एक मोमेंट ऑफ पॉसिबिलिटी है जो एग्जिस्ट करता है हम सब के लिए, वो पॉसिबिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि ऐसी सरकार में भी हम इस्तीफे करवा सकते हैं जिस सरकार के मंत्री कहते हैं कि हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। सिर्फ ये एक पॉसिबिलिटी नहीं है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं, बल्कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जो परिभाषाएं इस देश में रची गई हैं, पिछले 1 दशक से ज़्यादा का समय हो गया है, उसमें जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को वन आफ्टर द अदर ढाया गया है, चाहे वो जुडिशरी हो, मीडिया हो, इलेक्टोरल प्रोसेस हो, इनफैक्ट उसको जो एक करके एक के बाद एक ढाया गया है, उन तमाम इंस्टीट्यूशंस को वापस दुरुस्त करने की जो लड़ाई है, उन लड़ाइयों को लड़ा जा सकता है और एक विक्ट्री इस देश के मास मूवमेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं। उम्मीद वापस इस देश में जिंदा हो सकती है। इस चीज़ का एक एग्जाम्पल था। और इस मोमेंट ऑफ पॉसिबिलिटी में इस देश के वो यंग लोग जिनका कमिंग ऑफ एज हुआ है, ना सिर्फ उम्र के और समय के लिहाज से बल्कि पॉलिटिकल कमिंग ऑफ एज हुआ है, जिसके तहत पिछले कुछ सालों में जो चीज़ें हमें पॉसिबल लगती थी और जो चीज़ें करने से हमें डर लगता था, जो लेबल्स, चाहे वो एंटी नेशनल का लेबल हो, पाकिस्तानी का लेबल हो, जो किसी भी पीसफुल प्रोटेस्टर पे लगा दिया जाता था और कोई उसको क्वेश्चन नहीं करता था, उन तमाम लेबल्स को इस मूवमेंट ने रीथिंक करने का एक साहस स्टूडेंट मूवमेंट्स को दिया है। वो साहस कि वो डिवीजन जो 1 दशक से बार बार इस देश को सिखाया जा रहा है, जाति, धर्म, जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, इन तमाम बेसिस पे, उन डिविजन्स को अनलर्न करते हुए, एक दूसरे के साथ सॉलिडारिटी में खड़े रहते हुए, अपने शिक्षा, अपने रोजगार, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के मुद्दों को एक साथ लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी इस मूवमेंट के बाद खड़ी हुई है। और ये मूवमेंट सिर्फ जंतर मंतर का एक मूवमेंट नहीं था, ये मूवमेंट देश भर में इस देश के स्टूडेंट्स ने और यंग लोगों ने लड़ा है। कोलकाता में भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन 24 तारीख को हम लोगों ने देखा,
जिसमें स्टूडेंट्स सामने आए हजारों की संख्या में, 40-50 हजार स्टूडेंट्स कोलकाता की सड़कों पे उतरे, ये कहते हुए कि वो सिस्टम जिसको हम सच समझते थे और उस सिस्टम का बिट्रेयल जिसको हम सच समझते थे, हम समझते थे कि एग्जाम्स दे करके पेपर लीक होना एक आम स्टूडेंट लाइफ का एक्सपीरियंस है। हम समझते थे कि हायर एजुकेशन से एग्जिट करके हाथों में पीएचडी एमए की डिग्री लेने के बावजूद नौकरियां नहीं मिलना इस देश के यंग लोगों की जिंदगी की एक रियलिटी है। इन तमाम सिस्टम्स को रिजेक्ट करते हुए स्टूडेंट्स के पॉलिटिकल इंटरवेंशन की तरफ एक पॉजिटिव आउटलुक और स्टूडेंट्स के पॉलिटिकल इंटरवेंशन को इनकरेजमेंट इस मूवमेंट के बाद मिला है। और इसी मैसेज को ले जा करके और अलग अलग जगहों पे राज्यों में जो मूवमेंट स्टूडेंट मूवमेंट्स अपने अपने संघर्ष लड़ रहे हैं उनको सॉलिडारिटी देने के लिए हम ये जेन ज़ी राइजिंग टूर अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं, जिसमें पहला स्टॉप झारखंड था जहाँ पे एक बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट चल रहा है, और दूसरा स्टॉप कोलकाता था जिसने समय समय पे वो कोलकाता जिसने समय समय पे स्टूडेंट मूवमेंट को एनरिच किया है, इस देश की राजनीति को एनरिच किया है। और इस जगह पे स्टूडेंट मूवमेंट को सॉलिडारिटी प्रोवाइड करना और यहाँ के स्टूडेंट मूवमेंट से इंस्पिरेशन लेकर के बाकी जगहों के स्टूडेंट मूवमेंट को एनरिच करना, एनईपी के खिलाफ, एनटीए के खिलाफ जब हम पेपर लीक की बात करते हैं तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान एक व्यक्ति विशेष का इस्तीफा काफ़ी नहीं है। अगर हमें पेपर लीक के सिस्टम को सही मायने में डिसमेंटल करना है तो वो जो एक अमेंडमेंट पास हुआ है पिछले बिल पे पेपर लीक के खिलाफ, वो भी काफ़ी नहीं है। ज़रूरत है कि एनटीए जैसे इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट एजेंसीज जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनको दे दी जाती है इस तरीके के सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशंस करवाने की, और वो हर साल अपने मिसमैनेजमेंट और पेपर लीक से एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करते हैं कि क्या नहीं करना होता है, उन एजेंसीज का एजुकेशनल सेटअप में हस्तक्षेप पूरी तरीके से रद्द किया जाए। वो एनईपी जो एजुकेशन व्यवस्था में इस प्राइवेटाइजेशन को, इन प्राइवेट एजेंसीज के आने को सरल बनाता है, सिस्टमैटिकली इंस्टीट्यूशनलाइज करता है, उस एनईपी को रोल बैक होना होगा। वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्जाम्स जिसके खिलाफ एक लंबा मूवमेंट देश भर में चला और उस मूवमेंट को बुलडोज करते हुए एनईपी को लाया गया और वन नेशन वन एग्जाम का ये स्लोगन देते हुए सारे एग्जामिनेशंस, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, अंडरग्रेड, पीजी, पीएचडी के एग्जामिनेशंस हो, सबको सेंट्रलाइज कर दिया गया और सबकी जिम्मेदारी एनटीए को दे दी गई। और जब पेपर लीक का इन्वेस्टिगेशन होता है तो बार बार एनटीए के इंटरनल पैनल में जो लोग शामिल रहते हैं वो लोग सामने आते हैं, पीवी कुलकर्णी सामने आते हैं, मनीषा मंघारे सामने आते हैं, और ये सब लोग एनटीए के इंटरनल पैनल में मौजूद रहते हैं। और एक और चीज़ जो सामने आती है वो ये रहती है कि मनीषा मंघारे, दिनेश बिवाल जैसे लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य रहते हैं। तो आप एनटीए जैसे एजेंसीज को सामने लेकर के आते हैं ताकि आप ये जो पेपर लीक का बिजनेस चला रहे हैं इसको एक फ्रंट मिले, और उस फ्रंट में आप अपने लोग घुसाते हैं, अपने पॉलिटिकल अफिलिएशन से लोगों को घुसाते हैं, और पेपर लीक के इस पूरे सिस्टम को जस्टिफाई करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल फ्रंट के रूप में एनटीए को खड़ा करते हैं। वो एनईपी जो आज के समय पे पब्लिक एजुकेशन सिस्टम के बैकबोन पे प्रहार कर रहा है, यही बंगाल है जिसमें 9000 सरकारी स्कूलों को बंद किया गया पिछले रेजीम में, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो एक वादा लेकर के आती है कि इन स्कूलों के रीइंस्टेटमेंट को, पब्लिक एजुकेशन को, स्कूल एजुकेशन को मजबूत करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे, लेकिन 3 महीने के बाद कोई स्टेप्स नहीं लिए जाते हैं इनको एड्रेस करने के लिए। एनईपी जिस प्राइवेटाइजेशन को सिस्टमेटाइज कर देती है वही प्राइवेटाइजेशन हम लोग बंगाल में देखते हैं जब आईटी कॉलेजेस को 51 आईटी कॉलेजेस को प्राइवेटाइज कर दिया जाता है। जब हम बजट देखते हैं, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बजट आया है, उस बजट में जब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उसका शिक्षा के प्रति क्या रुख है, तो साफ सीधे तौर पे उसमें भी आपको प्राइवेटाइजेशन की एक साफ छाप देखने को मिलती है। तो अगर सही मायने में एजुकेशन व्यवस्था को दुरुस्त करना है, और पेपर लीक ही नहीं, एजुकेशन सिस्टम का पर्पस लर्निंग होना चाहिए, क्रिटिकल डायलॉग और एंगेजमेंट को इनकरेज करना होना चाहिए,
यंग लोगों की इमेजिनेशन को नर्चर करना होना चाहिए, तो एनटीए जैसे एजेंसीज को रद्द करना, एनईपी जैसे पॉलिसीज को कंप्लीटली रोल बैक करना, वीबीएसए जैसे बिल को कंप्लीटली रोल बैक करना, यंग स्टूडेंट्स और नौजवानों के मूवमेंट के कोर के मुद्दे हैं। यही कुछ बातें हम बस कहना चाहते हैं। 2 चीज़ें आई वुड लाइक टू आंसर दिस 2 फोल्ड्स। पहली बात, किसी भी जर्नलिस्ट के साथ हिंसा, इवन इफ हम जिस तरह का रिपोर्टाज आप नहीं, मतलब अगर वो जर्नलिस्ट जिस तरीके का रिपोर्टाज करते हैं, अगर हमारा उससे डिफरेंस भी है, डिसएग्रीमेंट भी है, तो उस डिसएग्रीमेंट को हिंसा का फॉर्म देना, उससे हम अग्री नहीं करते हैं, पहली बात। और अगर किसी जर्नलिस्ट के साथ हिंसा हुई है तो बिल्कुल भी किसी तरीके से इंसिडेंट इनकरेज नहीं है, कंडेम्ड है। किसी के साथ भी हिंसा एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी चीज़, अब मुझे नहीं मालूम है वो स्पेसिफिक लोग कौन है, क्या है। मैं जानती हूँ कि वो कौन लोग थे जो इंजर्ड थे। मुझे लगता है कि जहाँ पे आप हमारी अकाउंटेबिलिटी के बारे में पूछ रहे हैं, मैं मीडिया की अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करना चाहूँगी। इस वक्त पूरे देश भर में जो नफरत का जहर घोल रखा है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो या जाति के नाम पे हो, जेंडर के नाम पे हो, यही मूवमेंट जो देश भर में धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के खिलाफ हुआ, उस मूवमेंट के बाद जो स्टेट रिप्रेशन हम लोगों ने देखा अलग अलग जगह पे, समाज के ये तमाम डिविजन्स, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, रिलीजन, कास्ट के बेसिस पे हो, उन्हीं डिविजन्स के बेसिस पे स्टेट रिप्रेशन हुआ है। हमने देखा किस तरीके से 15 साल की लड़कियों को डॉक्स किया गया, रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स भेजे गए, 5-5 एफआईआर उनके ऊपर की गई। हमने देखा कि धर्म पूछ करके, रिलीजन पूछ करके स्टेट रिप्रेशन हुआ है। यहाँ पे इलेक्टेड सीएम, हाईएस्ट ऑफिस इन द स्टेट गवर्नमेंट, वो कहते हैं कि जुम्मे वाले वो लोग थे जिन्होंने ये रिप्रेशन किया। सिस्टमैटिकली जो लोग अरेस्टेड थे बंगाल में, वो मुस्लिम स्टूडेंट्स थे, उसमें वाइड मेजॉरिटी मुस्लिम स्टूडेंट्स थे। तो ये जो नफरत समाज में एग्जिस्ट करती है, इस नफरत को अगर सिस्टमैटिकली एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर के स्पीच से हमारे घर की 4 दीवारी में लाने का काम अगर किसी ने किया है, हमारे ड्राइंग रूम, बेडरूम तक लाने का काम किसी ने किया है, फोन स्क्रीन तक, लैपटॉप्स तक लाने का अगर किसी ने काम किया है, तो वो बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स ने भी किया है। और ये जो डिसरिस्पेक्ट महसूस होती है यंग लोगों को या प्रोटेस्टर्स को कुछ मीडिया चैनल्स के प्रति, वो मीडिया चैनल्स ने वो डिसरिस्पेक्ट कमाई है। हर दिन 2400 घंटे अपने टीवी स्क्रीन्स पे नफरत की बातें करके, जो लोग अंडर ट्रायल है, जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर, टीवी स्क्रीन्स पे उनके साथ खेल करके, डॉक्टर्ड वीडियोस चला करके, झूठे बयान बाकायदा टेलीकास्ट करके, वो डिसरिस्पेक्ट कुछ मीडिया चैनल्स ने अर्न की है। तो जहां आप हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, वहीं हम मीडिया के रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करना चाहेंगे। और तीसरी चीज जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि कोई भी प्रोटेस्ट में आप बिल्कुल, मैंने भी वो वीडियोस देखे जिसमें प्रोटेस्टर्स पुलिस वाले को धक्का दे रहे हैं, या एक वीडियो में मैंने देखा कि वो टांग अटका रहे हैं ताकि पुलिस वाला गिर जाए। ये वीडियोस मैंने देखी। और मैं दिल्ली की अगर बात करूं, 4-5 लाख लोग उस दिन 20 जुलाई को सेंट्रल दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे। कोलकाता में भी सिमिलरली 40-50 हज़ार लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनमें से मैंने 4-5 वीडियोस देखी हैं जिसमें कुछ दर्जन लोग थे जो इस तरीके की एक्ट्स को कर रहे थे कि पुलिस वाले को धक्का दे दो या पैर अटका के गिरा दो। आई वांट टू कॉन्ट्रास्ट दिस विद द वायलेंस ऑफ द स्टेट। आपको पुलिस को धक्का देना इतना बारबेरिक एक्ट लगता है, लेकिन सेंट्रल दिल्ली में जो पैलेट गन्स चले हैं, क्या वो बारबेरिक एक्ट किसी को धक्का देने से कंपेयर किया जा सकता है? क्या कोई पुलिस वाला इन यूनिफॉर्म बेटन लेकर के किसी महिला प्रोटेस्टर के बैक साइड में पोक कर रहा है, इसको कंपेयर किया जा सकता है कि प्रोटेस्टर्स पुलिस वाले को उंगली दिखा करके उसको हट जाने के लिए डांट रहे हैं? Whenever you talk about repression, whenever you talk about violence in a protest, we must understand the difference between the violence that the state repression commits and the violence that a few dozen people who are not even in the leadership or not even in the responsibility of guiding the protests or giving a political narrative to the protests do. जब आप कुछ चुनिंदा लोगों को बार बार उनका वीडियो चला के बोलते हैं कि प्रोटेस्ट वायलेंट था, तो आपको उसी समय पैलेट गन्स का वीडियो चलाना चाहिए, सिवान में चले AK-47 का वीडियो चलाना चाहिए, कोलकाता में हुए स्टेट रिप्रेशन का वीडियो चलाना चाहिए। एंड द रिप्रेशन दैट द स्टेट हैज अनलीश्ड ऑन द कॉमन पीपल इन प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स ऑफ दिस कंट्री इज नथिंग
I mean, when you talk in terms of coverage, और जो आप बार बार बोलते हैं कि स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, स्टूडेंट्स ने धक्का दिया पुलिस वाले को, that violence, can it really be compared to the scale of the state repression that we have seen in the past few weeks on the protesters, peaceful protesters? Sir, this was not a question to you, this was an answer to your question. It was not about you personally. Yeah, 154 times paper leak हुई है, वो मिनिस्टर का जो पॉलिसी है का मांग की है वो हुई है, नया बिल पास हुए हैं, वो शायद आप देखा होगा। क्या लगता है इसके बाद भी ये जो पेपर लीक, जो अनसर्टेनिटी, ये नहीं होगा, जो स्टूडेंट्स का जो इफेक्ट की है, तो क्या ये सिचुएशन कैसे बदल पाएगा? Sir, actually, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, we understand that this is the first step towards an education system that truly serves the students of this country. We understand this very well. और ये होना पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जब पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को ये लगने लगता है कि वो लोगों के प्रति आंसरेबल ही नहीं है, इनफैक्ट एक बार वोट मिल करके चुन के आने के बाद वो राजा जैसा बिहेव करने लगते हैं और किसी भी रेजिग्नेशन की डिमांड को कहते हैं कि यूपीए के अंदर कोई रेजिग्नेशंस नहीं होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी के कोर में जो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी होती है, उस चीज़ का एहसास और इनफैक्ट डर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के दिमाग में हो। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना बहुत बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ही प्रिसाइडेड ओवर अ सिस्टम विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेपर लीक्स ईयर आफ्टर ईयर। ये पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने की जो लड़ाई है वो अभी शुरू हुई है। देयर आर मेनी स्टेप्स टू इट, देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू इट। जैसा मैंने बात रखी, एनटीए को रद्द करना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो ये सब एग्जाम्स करवाती है, उसको रद्द करना और इनफैक्ट किसी भी प्राइवेट एजेंसी से इस तरीके के इंपॉर्टेंट एग्जाम, सेंट्रलाइज एग्जाम्स करवा लेने का जिम्मेदारी छीन लेना इज सेंट्रल टू एड्रेसिंग द पेपर लीक माफिया दैट गोज ऑन इन दिस कंट्री। सेंट्रलाइजेशन जो एग्जाम्स का हुआ है कि एक एग्जाम है जो डिसाइड करेगा करोड़ों स्टूडेंट्स का फ्यूचर, करोड़ों स्टूडेंट्स का भविष्य, इस सेंट्रलाइजेशन को जाना होगा। और अगर इस सेंट्रलाइजेशन को हटाना है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लाई गई उसको रोल बैक होना होगा, क्योंकि उसके जड़ में, उसके कोर में प्राइवेटाइजेशन है, उसके कोर में सेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्जाम्स है, उसके कोर में ऐसे स्ट्रक्चर्स को लेजिटिमेसी देना है जो स्ट्रक्चर्स इनेविटेबली अपॉर्चुनिटीज देते हैं पेपर लीक के। और तीसरी बात जो आप बिल के बारे में बात कर रहे थे, वो बिल अगर आप ध्यान से देखेंगे, that bill is nothing but a quantitative increase in punishment। जहाँ पे वहाँ पे 3 साल की सजा सुनाई गई थी, उसको 5 साल कर दिया है। 1 करोड़ को 3 करोड़ पेनल्टी कर दिया है। तो क्या ये बिल ये कहना चाह रहा है कि पेनल्टी कम लग रही थी लोगों को, इसीलिए वो पेपर लीक कर रहे थे? अब लोग ये बोलेंगे कि 1 लाख था तो हम पेपर लीक करते थे क्योंकि हम तो दे सकते थे पेनल्टी, अब बाप रे 3 लाख हो गया तो नहीं कर पाएंगे। This is a very flawed logic. It's a systematic problem. Paper leak की problem is a systematic problem. The problem that the education system of this country faces, ये एक systematic problem है। उसका एक bureaucratic solution नहीं हो सकता है कि आप ट्रायल कोर्ट्स की बात करें और उसमें जो प्रोसीजर आप लिस्ट करते हैं वो आराम से, और ये सारी चीज़ें जो उस बिल में मेंशन है वो पेपर लीक के बाद की बात है कि एक ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा, वो 11 महीने लेगा इंक्वायरी करने में। सॉरी बट 11 महीने में एडमिशन का पूरा साइकिल बदल जाता है। 11 महीने अगर किसी इन्वेस्टिगेशन में लगेंगे तो इसका ये मतलब है कि 1 साल स्टूडेंट्स का बर्बाद हो चुका है। दैट्स व्हाट इट मीन्स। और ऐसे लोगों को कमिटीज में लेकर के आना, जो स्क्वाड्स बना रहे हैं वो, ऐसे लोगों को कमिटीज में लेकर के आना जिनका एजुकेशन सिस्टम में काम करने का, उस सिस्टम को समझने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो दैट बिल इज नथिंग बट एन अटेम्प्ट to seem like you are doing so much while not doing anything at all. It is like, I again and again say this, trying to cure a heart attack with a band-aid. That is what the bill does. जिस बंगाल के छात्र आंदोलन को आप आज सराह रही हैं, जहाँ पर इतने सारे प्रोटेस्ट होते हैं, वहाँ पर पिछले 10 सालों से कॉलेजेस में स्टूडेंट इलेक्शन नहीं हुआ। जो सरकार अभी चुनाव गया, उन्होंने दावा किया था कि हम आने के बाद ही स्टूडेंट के जो इलेक्शन है उसको फिर से करवाएंगे कॉलेजेस के यूनिवर्सिटीज।
अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट स्टेट की ओर से नहीं किया गया है। What's your take on that? इट्स वेरी सिंपल कि कैंपसेस में जो डेमोक्रेसी पनपती है, इनफैक्ट कैंपसेस किसी भी समाज का वह स्पेस होते हैं जहाँ से समाज क्यूज लेता है कि हम सही गलत, जस्टिस इनजस्टिस, ट्रूथ फॉल्सहुड, ऑपरेशन रेजिस्टेंस, डेमोक्रेसी, इन सब आइडियाज को कैसे देखेंगे। समाज खुद को परिभाषित करने के लिए क्या शब्दावली इस्तेमाल करेगा, क्या परिभाषाएं इस्तेमाल करेंगी, इस चीज को कहीं ना कहीं हमारे देश की यूनिवर्सिटीज, इनफैक्ट किसी भी जगह की यूनिवर्सिटीज, उसमें एक इंटरवेंशन रहता है यूनिवर्सिटीज को इन चीजों को गाइड करने का। अब स्टूडेंट डेमोक्रेसी या स्टूडेंट इलेक्शंस रोक लेना या उनको नहीं होने देना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उन लोगों के लिए रहता है जो एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहाँ पे किसी भी तरीके का रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट या क्रिटिकल डायलॉग का जगह ना हो। अगर आप एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना रहे हैं जो कि इनकरेज करता हो कंप्लायंस, जो कि इनकरेज करता हो सबसर्वियंस इन फ्रंट ऑफ पावर, तो आप क्यों इनकरेज करेंगे किसी भी जगह के स्टूडेंट इलेक्शंस को। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टूडेंट इलेक्शन से, वो ये होती है कि कैंपसेस में जब इलेक्शंस हो रहे थे तो वो देश में जो राजनीति होती है, जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं, उनके ऑल्टरनेट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग और चैलेंजिंग मॉडल प्रेजेंट करता है। क्योंकि लोग यूनिवर्सिटीज की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे तो स्टूडेंट लीडर्स हमारे पास आकर हमसे मुद्दे सुनते हैं, हमसे अपने स्कूल डिपार्टमेंट के बाहर खड़े होकर के डांट खाते हैं कि आपके एजेंडा में ये था, आप ये कर क्यों नहीं रहे हैं। हम उनको जो यूनिवर्सिटी लेवल के डिबेट्स होते हैं या डिपार्टमेंट स्कूल लेवल के डिबेट्स होते हैं, उन डिबेट्स में उनसे सवाल पूछ सकते हैं और किसी भी इंसान के पॉलिटिकल हिस्ट्री, उनके आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के बेसिस पे स्टूडेंट्स वोट करते हैं। तो जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं, उन इलेक्शंस में मनी और मसल की सिर्फ राजनीति क्यों चल रही है, वहां पे हमारे मुद्दे क्यों नहीं है। यूनिवर्सिटी के जो इलेक्शंस जिस मॉडल को खड़ा करते हैं कि अगर इलेक्शंस होंगे वो सही मायने में जो लोग खुद को रिप्रेजेंटेटिव मानना बनाना चाहते हैं जनता के, उनको सही मायने में बार बार प्रूव करना होगा कि वो है जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स। बार बार उस कटघरे में खड़ा होना होगा जहां पे स्टूडेंट्स उनसे सवाल पूछेंगे कि आप जो पॉलिटिकल एफिलिएशन रखते हैं वो तो जेंडर जस्टिस के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में ये सोचती है, आपको हम कैसे इलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो एक आइडियोलॉजिकल टेस्ट और पॉलिटिकल टेस्ट यूनिवर्सिटीज में होता है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स का इलेक्शंस के तौर पे, ये बहुत शार्प कॉन्ट्रास्ट खड़ा करते हैं बाकी इलेक्शंस के कॉन्ट्रास्ट में, इस वजह से भी। और दूसरा कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज से जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट निकलते हैं बाहर ट्रेन होके, वो स्टूडेंट एक्टिविस्ट बहुत कम ही होता है कि गोबर और गौमूत्र की राजनीति कर पाए। आप 10 साल किसी यूनिवर्सिटी को दे दीजिए, वहाँ के एकेडमिक रिगर, वहाँ के क्रिटिकल थिंकिंग को समझने में, उस कल्चर में दे दीजिए, वहाँ पे पॉलिटिक्स क्या होता है इस कल्चर को दे दीजिए। उसके बाद आपके लिए जिस तरीके की पॉलिटिक्स आज के समय में हो रही है कि आप समाज का कॉन्शियसनेस का स्तर गिरा दो, उस तरीके की राजनीति को सपोर्ट करना बहुत आसान नहीं होता है। तो यूनिवर्सिटी की डेमोक्रेसीज बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि वो एक शार्प कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट करती हैं हमारे देश में जो लैक ऑफ डेमोक्रेसी है उस चीज को उजागर करने के लिए। वर्षा, व्हाई डोंट यू रेगुलेट कि कौन एक के बाद एक सवाल पूछ लेगा ना। हाँ, that is now being used as a fodder for a campaign against reservations. There's massive online traction on that. There's a whole lot of people saying they don't want reservations based on caste. But reservation based on caste is, I don't know if undoing or offsetting is the right word, but that tries to undo 500 years of mistakes. So what is your take on that, one? And two, one, my boyfriend is first answer that. just start the second question, it's no problem. And the second one is that, you know, many people say that this is the government who came to power right in WhatsApp, and there's a chance they can be undone by Instagram. So what is your take on that? How do you see the regime now struggling to, you know, match with
students online? Your first question was, sir? Reservation based. Okay. So, when we talk about paper leaks, जब हम पेपर लीक की बात करते हैं तो पेपर लीक का मूवमेंट अपने आप में इस चीज़ का मूवमेंट है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए किसी भी परीक्षा को दे करके एक फेयर रिजल्ट पाने की। हर इंसान जब किसी परीक्षा में बैठेगा तो वो परीक्षा में उसके बैठने का, उस परीक्षा को लिख पाने का, उस परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, इस चीज़ के एक्सेस का सबके पास एक फेयर चांस होना चाहिए। तो पेपर लीक का जो मूवमेंट था वो अपने आप में फंडामेंटली और अनसेड रूप से इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, पहला। दूसरा, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन सिर्फ जॉब पाने के लिए या डिग्री हासिल करने के लिए तो टूल की तरह हम नहीं देखते हैं। हम समझते हैं, एंड years ऑफ रिसर्च हैज शोन कि एजुकेशन is a tool with which the society liberates itself, with which the society progresses. So then again, अगर हम लोग एक दुरुस्त शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो हम एक ऐसे समाज को क्रिएट करने के लिए लोगों के ट्रेनिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं जो इनइक्वालिटीज से विहीन हो, इनइक्वालिटीज के बिना हो, इनइक्वालिटीज को ओवरकम करके बना हो। और वो एजुकेशन का काम है उस समाज को तैयार करना जहाँ पे ये इनइक्वालिटीज एड्रेस हो और लेसन हो और ये गैप भर पाए। इसलिए जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, वो रिजर्वेशन जो एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस के आधार पे समाज के अलग अलग सेक्शंस को दिया गया, जिसका ये मतलब था कि एजुकेशन शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से समाज के वो सेक्शंस जिनको शिक्षा व्यवस्था से लंबे समय से दूर रखा गया, उनको शिक्षा व्यवस्था में एक जगह मिलनी चाहिए। आरक्षण का एक लॉजिक रहा है। तो अगर आज हमें अगर ये देखना है कि क्या हम आरक्षण की जगह हमें है, ज़रूरत है कि नहीं है, तो हमें इन्हीं पैरामीटर्स पे जज करना होगा। हमें ये जज करना होगा कि जो सेक्शन समाज के सोशली और एजुकेशनली मार्जिनलाइज थे, क्या आज के समय में उन्हें सोशल और एजुकेशनल एम्पावरमेंट मिल गई है? अगर उसका जवाब ना है तो इसका ये मतलब है कि वो रिजर्वेशंस जो हमारे शिक्षा व्यवस्था में लागू किए गए थे वो ढंग से, पहली बात तो लागू नहीं किए गए, और दूसरी बात कि उनको फोर्टिफाई करने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट। एंड विद रिगार्ड टू कि व्हाट्सएप से आया, इंस्टाग्राम से चला गया, आई थिंक सोशल मीडिया या मीडिया या कोई भी ये चीज़ें, लैंग्वेज, कल्चर, ये सब वेपन्स होते हैं। और वेपन्स को आप, या टूल्स होते हैं, लेट्स यूज अ लेस अग्रेसिव टर्म बिकॉज अ लॉट ऑफ इट्स अ टूल। और टूल का मतलब होता है कि वो जिसके हाथ में है वो उसे वैसे इस्तेमाल कर सकता है। पेन आप लिखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सर खुजाने के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इट्स अ टूल। इस वजह से सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो ये डिसाइड करेंगे कि वो कुछ सालों से जो राजनीति चल रही है, सत्ता के सामने सबसर्विएंट होने की, उसको अपनाएंगे, या वो सिस्टम जो उन्हें सालों से फेल करता रहा है उस सिस्टम को बेहतर करने के प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। दैट इज़ फॉर अस यंग पीपल टू डिसाइड। एंड फॉर्चुनेटली अभी जिस मूवमेंट से हम निकले हैं वो मूवमेंट तो यही इंडिकेशन दे रहा है कि यंग लोग दूसरा ही डिसाइड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे उनका इंटरेक्शन सिर्फ समय गुजारने का एक इंटरेक्शन ना हो, उनकी पॉलिटिकल एंगेजमेंट का स्पेस हो, जिस पॉलिटिकल एंगेजमेंट से वो उस सिस्टम को एक्सपोज कर सकें जो सिस्टम लगातार उनको फेल कर रहा है। Along with the party elections, is there any special plan to strengthen the broader left unity among the student organizations? So I can just answer it at the level of a student organization because I am the All India President of AISA. So the left has always been united in the struggle that we stand against NDP, that we stand against the NPA.
और जो जिस तरह से हम समझते हैं इन इश्यूज़ को, the way we understand the education system, the way we understand the intentions of the regime to dismantle the public education system and erect in its place a private education system, we are united in our contributions of that. I think everybody saw that the movement in Jantar Mantar also saw the coordination of left student organizations. In fact, the movement at Jantar Mantar was fortified, strengthened, articulated by the united strength of the student movements of the left. Not as of now, but yeah, we are discussing, always discussing in all the states all the time, how to strengthen it together. देश में वन एजुकेशन नहीं है, हर राज्य अपने अपने अलग तरीके से परीक्षा लेते हैं। बंगाल का अपना बोर्ड है, बिहार का अपना बोर्ड है, ये अलग अलग बोर्ड होने के बाद भी जब नीट का एग्जाम होता है तो सीबीएसई बोर्ड लेता है, एनसीईआरटी का अलग होता है। तो कुछ बच्चे जो बेंगलोर बोर्ड से जाते हैं या बिहार बोर्ड से जाते हैं, एनसीईआरटी तो एजुकेशन की लेवल में नहीं होता। इससे पहले नीट जब नहीं होता था, इससे पहले हर राज्य अलग अलग तरीके से मेडिकल एग्जाम लेते हैं। तो क्या मानती हैं, वो एग्जाम बेटर था या ये एग्जाम बेटर है, या फिर नीट से ही एग्जाम लेना है तो पूरा यूनिफॉर्म एजुकेशन पूरे देश में एक ही होनी चाहिए, तो सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी एक बोर्ड हो जिसमें हर बच्चों को एक ही तरह की एजुकेशन शिक्षा हो। जैसा मैंने बोला सर कि ये जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोजेक्ट है सारे एग्जामिनेशंस का, ये और कुछ नहीं करते बल्कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के कल्चर को इनकरेज करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग जिनका एकमात्र साधन शिक्षा लेने का पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पब्लिक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या स्कूल पब्लिक स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वो लोग इससे बाहर हो जाते हैं। तो इस सेंट्रलाइजेशन के खिलाफ एक लंबा मूवमेंट चल रहा था। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये बात डिमांड की थी कि आप हमें अपना स्टेट एग्जाम्स करवाने दीजिए स्टेट के लेवल पे। ये बार बार रिइटरेट कर रहे थे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस और स्टूडेंट मूवमेंट कि एग्जाम्स आप डिसेंट्रलाइज रूप से करवाने दीजिए, एम्स को करवाने दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को करवाने दीजिए, ताकि ये जो डिस्पैरिटी की आप बात कर रहे हैं कि ये जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो सीबीएसई के सिलेबस पे कहीं ना कहीं बेस्ड होता है, तो वो उन स्टूडेंट्स को तवज्जो देता है। और वो सब स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी स्कूल एजुकेशन में मार्जिनलाइज है क्योंकि वो किसी सीबीएसई या आईसीएसई से नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो एक स्टेट बोर्ड के स्कूल से पढ़ पा रहे हैं, वो स्टूडेंट्स फर्दर और मार्जिनलाइज हो जाते हैं क्योंकि वो एग्ज़ाम एक स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस पे बना है। तो ये एक मार्जिनलाइजेशन के ऊपर एक और मार्जिनलाइजेशन थोपने की बात है। इनफैक्ट देयर इज़ अ स्टूडेंट अनीता, तमिलनाडु में वो पढ़ते थे, तमिलनाडु की वो स्टूडेंट थे, उनका भाई शामिल हुआ था 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पे, उस पर मुझे भी बहुत बाद में पता चला। She was martyred in the struggle against the decentralization of such exams. So as a student organization, ISA stands firmly and resolutely against the centralization of all exams in toto, but also and specifically in the hands of private agencies. লাস্ট কোয়েশ্চেন নিয়ে हम যেরকম আপনারা জানেন যে আমাদের আরেকটা পরবর্তীতে রামমোহন লাইব্রেরি হলে যে কনভেনশনটা আছে আমরা ওটার জন্য বেরোবো, তো এটাই লাস্ট কোয়েশ্চেন হবে। How would you as a student leader see that, and how would you as a student leader address that? It's very simple, ma'am. I was there at the protest at Jantar Mantar. I'm a student of JNU, which is in Delhi, so I was there throughout. But the protest that is ongoing at the Jaypal Singh Munda Stadium in Ranchi, ISA has been part of that protest since day one. And I also was in Ranchi for 2 days because we believe that the movement, whether it goes on in A state or B state, against A government or B government, the student movement is united and the youth movement is united in the fact that we are all victims of the education system. We are united in the fact that this system has been perpetually erected over decades, has been consolidated through policies like the NEP, and this system has to be dealt with only in a united manner, one. And that is why there is no comparison or there is no opposition. Just as common students were struggling at Jantar Mantar,
and I spoke at length about it, so I will speak about the protest at Jantar Mantar, I would say. Even the people, and specifically because you asked this question, so the people who are constantly saying that, we are representing this protest, and this protest is correct, that protest was not correct. They are doing it because they just want to justify why they were not present there. One. Two, even in this attempt of, saying that we stand with the students, they're not able to stand with the students because all of their reportage is based on why the Jantar Mantar protest was not okay, why I should not come in solidarity with their protest, why CJP should not come in solidarity with their protest, why nobody, no opposition party should come in solidarity with their protest. The fact that there are hunger strikers sitting in Ranchi who don't have access to more than one public washroom which is clean, it's completely absent from their reportage and their narrative. What is completely absent from their narrative is that the students who are not even sitting on hunger strike, they're just sitting there on an indefinite sit-in. Even those students have to sit there in extremely harsh weather. It's raining cats and dogs in Jharkhand and Ranchi. They have to sit there. The tents they are sitting under are leaking. There is mud everywhere in the stadium. They have fever, they have cough. One of the students, two of the hunger strikers, they are women. They were telling me that they are not able to drink water, appropriate amount of water which is required if you're sitting on a hunger strike, because they're afraid of contacting infections because there's no washroom. Devendranath Mehto, both of their names is Habiba and Savita. There's another student who's sitting on hunger strike, his name is Devendranath Mehto. If you go and talk to him, you can see his entire body, his lips are dry, and he's not crossed his 10-day mark, but he's in a very bad state. He had to be hospitalized yesterday after the lathi charge. And that's because of the condition, the weather condition, and the extreme humidity that's there in Ranchi, and also because they don't have access to resources. That is completely absent from their narrative and their reportage. What is completely absent from their reportage is that it's not just JPSC and JSSC CGL students who are occupying that stadium. There are other students who have been betrayed by this education system, who are victims of the big crisis of unemployment at large in this country, who are standing and sitting in solidarity at the stadium along with them. It's so sad that even while they are claiming to be friends of the student movement, they're not able to do it. And the only thing they can do and they're able to do is vilify the other.